हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रत्युष अवस्थी फ्रॉम वेलकम स्कॉलर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की हिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जो नेशनलिज्म जो था वो उसकी जो आइडिया था वो फ्रेंच आर्मी जो थी नेपोलियन के थ्रू पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में फैला था और एक्सपैंड हुआ था। जो नेशनलिज्म का आइडिया था, अब हम वही जानेंगे। जो चैप्टर है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसका जो टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मतलब में जो यूरोप में जो नेशनलिज्म था वो कैसे बना, कैसे उसकी शुरुआत हुई, उसका मेकिंग आज हम देखेंगे। तो वही प्रीवियस वीडियो में जो था उसमें नेपोलियन ने स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस, इटली, इन सब जो एरिया थे वहां पर उसने क्या किया था, वहां फ्रेंच आर्मी के जरिए वहां पर अपना शासन बनाया और फिर वहां पर उसने नेशनलिज्म की शुरुआत करी। तो आज हम देखते हैं कैसे यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई या फिर कैसे वो मेक हुआ, कैसे वो बना, उसका जो आइडिया वो जो था वो कैसे एक्सपैंड हुआ। अब हम देखेंगे कि नो मॉडर्न नेशन स्टेट्स। अब हम आज की बात करें, जैसे आप वर्ल्ड मैप पे ध्यान देंगे कि यूरोप में जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है। ये जो कंट्रीज हैं ये पहले उस जमाने में नहीं थी। उस टाइम क्या था, ये कोई भी मॉडर्न नेशन स्टेट्स नहीं था। आज तक जैसे आधुनिक जो राष्ट्र हैं, जो आधुनिक देश हैं, वो उस टाइम पे नहीं थे। उस टाइम क्या थे, उस टाइम किंगडम्स वगैरह थे। किंगडम्स कैसे थे, राजा के शासन में था। राजा था, एक मान लो राजा है, उसके पास आज का जो इटली है उसका आधा क्षेत्र है, और तथा जो आज का जो जर्मनी है उसका आधा एरिया, तो मतलब आधा इटली है और आधा जर्मनी मिलाते एक एरिया बना, वो उस पर एक राजा रूल कर रहा है। फिर उसने क्या किया, अपनी टेरिटरी तो एक्सपेंड करने के लिए उसने क्या किया, पता चला फ्रांस से आधा एरिया पे कब्जा कर लिया, अब उसका वो हो गया। तो मतलब कोई भी किंगडम जो था वो उसका कोई भी अपना ओन स्टेट्स नहीं था, कोई भी मॉडर्न नेशन स्टेट नहीं था। अब जब किंगडम्स है, किंगडम्स में तब पता चल रहा आज टेरिटरी इतनी है, कल बढ़ रही, आज घट रही, तो उससे क्या हुआ, कोई भी नो कलेक्टिव आइडेंटिटी। वहां पर कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। मतलब लोग आपस में बटे हुए थे। कैसे बटे हुए थे, कास्ट के नाम पे बटे हुए थे, उनके एथनिक कल्चर अलग अलग थे, वो अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस बोलते थे। अब हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि यूरोप का जो सबसे पॉपुलर एम्पायर है वो है हैब्सबर्ग एम्पायर, द हैब्सबर्ग एम्पायर। ये कहाँ पर ये रूल करता था, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी, जो आज का जो ऑस्ट्रिया है और हंगरी है वहां पर इसका मेनली रूल ये करता था। लेकिन क्या जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो बाद में तो इसने पूरे यूरोप पर इसकी टेरिटरी, जितनी भी यूरोप की टेरिटरी थी वहां पर इसका रूल हो गया था। तो वही हम देखते हैं। तो जो हैब्सबर्ग एम्पायर है वो इंक्लूड्स टायरॉल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, बोहेमिया, लॉम्बार्डी, वेनेसिया, हंगरी एंड गैलिसिया। जो इस टाइप से जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, इन सबसे मिलते पूरा का पूरा एम्पायर बना था। अब देखो इसमें हंगरी भी है, ऑस्ट्रिया भी है, टायरॉल भी है, सुडेटनलैंड भी है, और भी बुक्स में तो और भी आपके नाम जो दिए हैं स्टेट्स से, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको पढ़ते हैं हम लोग माइंड को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो फिर क्या होता है हैब्सबर्ग एम्पायर में, इसमें एक चीज समस्या थी कि मान लो हैब्सबर्ग का जो राजा था वो उसने क्या किया, अभी वो ऑस्ट्रिया सुडेटनलैंड पे ही रूल कर रहा है। अब उसके मन में हुआ कि नहीं, हमें अपनी टेरिटरी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमें और टैक्सेस चाहिए। तो उसने क्या किया, बोहेमिया और लॉम्बार्डी पे आक्रमण कर दिया, और उससे क्या हुआ, उसको उसने जीत लिया। तो बोहेमिया और लॉम्बार्डी भी उसमें होते। अब जो बोहेमिया और जो लॉम्बार्डी थे एरिया, इन पे मान लो कोई अलग लैंग्वेज बोल रहा है, वहां पे जो लोग हैं वो अलग रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, वहां पे अलग तरीके से वो रह रहे हैं, तो क्या वो ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड के साथ मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो क्या था, यहाँ पर जो नेशनलिज्म था वो उनका सीमित था, एक एरिया वाइज में बटा था। मतलब ऑस्ट्रिया के लोगों का नेशनलिज्म ऑस्ट्रिया के लिए है और बोहेमिया के लोगों का नेशनलिज्म बोहेमिया के लिए है। मतलब कोई भी पूरे एक कॉन्टिनेंट, पूरी एक कंट्री वाला नियम नहीं था कि सब अपनी अपनी कास्ट, अपने अपने रिलेशन, अपने अपने कल्चर के लिए जी रहे थे, उसी के लिए मर रहे थे। तो अब इसमें और आगे क्या होता है, जब हम देखते हैं वहां पे जो लोग हैं, पीपल स्पीक्स जर्मन, इटालियन, मैद्यार एंड पोलिश। मेनली वहां पर जो थे स्टेट्स थे वो जर्मन और इटालियन बोलते थे। उन्हीं स्टेट्स में कुछ मैद्यार से भी थे, कुछ पोलिश से भी थे, और ये चारों की चारों लैंग्वेज बोली जाती थी किस एम्पायर के अंडर में, हैब्सबर्ग एम्पायर में। अब जर्मन लैंग्वेज थे कौन से, उससे हैब्सबर्ग एम्पायर में जो स्टेट्स थे वो जर्मन वाले थे, टायरॉल था, ऑस्ट्रिया था, सुडेटनलैंड था एंड बोहेमिया था, ये जर्मन लैंग्वेज से थे। अब इटालियन थे लॉम्बार्डी एंड वेनेशिया, ये जो दो स्टेट्स थे ये इटालियन थे। हंगरी में मैद्यार लैंग्वेज बोली जाती थी और गैलिसिया में पोलिश लैंग्वेज बोली जाती थी। तो अब क्या हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा एक ही एम्पायर है, एक ही कंट्री है, लेकिन वहां पर क्या है, अलग अलग राज्य थे, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग उनके रिलीजन्स है, अलग अलग उनके कल्चर हैं, और यहाँ तक भी अलग ही अलग उनकी लैंग्वेज भी है। मतलब कोई भी आपस में कनेक्टेड नहीं है। और वो कनेक्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें नेशनलिज्म है ही नहीं। तो अब
यही उनकी सबसे बड़ी फेलर भी था, हम कह सकते थे। किसी को गुलाम बनाना है तो उनको जाहिर सी बात है उनमें क्या करो, उन तो डिवाइड एंड रूल, जैसे हमारे इंडिया में जो यूरोपियन कंट्रीज आई थी उन्होंने क्या किया, हम लोग तो जातियों, रिलीजन्स, कल्चर इन सब में डिवाइड कर दिया और फिर उन्होंने रूल किया। वही चीज यूरोप में भी हो रही थी, लेकिन क्या हुआ आगे जाते, अब हम इसी चीज पे पढ़ेंगे कि इनमें भी कैसे नेशनलिज्म आ जाती। मतलब इतना अलग अलग वेरिएशन थे इन लोगों में, जो वहां पे जो पीपल थे उन लोगों में इतना वेरिएशन था, फिर भी वो लोग एक हो गए, फिर भी वो लोग यूनाइट हो गए। तो इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है, रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। मतलब वहां पर दो टाइप्स के लोग रह रहे थे। जैसे अपने इंडिया में क्या है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है एंड लोअर क्लास है, मतलब 3 टाइप की क्लासेज हैं। लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप की क्लासेस थी, एक थे अपर क्लास और एक थे लोअर क्लास। लेकिन क्या हुआ, इस नेशनलिज्म से क्या हुआ, वहां पर एक क्लास और इमर्ज हुई, और वो कौन सी थी, द न्यू मिडिल क्लास। तो वही सब चीजें इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इसमें क्या था, फर्स्ट था रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। अच्छा, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं एरिस्टोक्रेसी, लेकिन इसका सही सही मीन्स नहीं हम लोग पता कर पाते एरिस्टोक्रेसी का सही मीन्स क्या होता है। तो इसका सही मीन्स होता है, जैसे हम लोग राजा देखते हैं या फिर कोई भी अपर क्लास का है जिसके पास बहुत ही पैसा है, जो बहुत ही रिच है, मतलब ये तरीके से देख रहे हैं, वो बिल्कुल ही रॉयल लाइफ उसकी है, जो उसका जो लाइफ साइकिल है वो बिल्कुल रॉयल तरीके से वो जी रहा है, तो वो एरिस्टोक्रेसी में आता है, वो एरिस्टोक्रेट कहलाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं जैसे कुलीन वर्ग, जो कुलीन होते हैं वो इसमें एरिस्टोक्रेसी में आते हैं। अब इनका क्या था, यूनाइटेड एज अ क्लास डिस्पाइट द रीजनल डिविजन्स। इनका क्या था, ये रीजनल डिविजन्स पे बहुत ज्यादा ये बटे हुए थे। अब जाहिर सी बात है, जब ये इसमें सारे के सारे रिच लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, मतलब इनके पास ज्यादा जमींदार जो लैंड लॉर्ड्स हैं। अब जाहिर सी बात है, ये इतने अमीर होते हैं, तो जब जो अमीर होते हैं वो तभी तो होते हैं, और इनके छोटे छोटे अपने एरिया बटे हुए थे, किसी बड़े, अब कोई राजा है, राजा पूरे देश में एक ही तो होता, जाहिर सी बात उसका एरिया सीमित है। तो क्या था, ये इतने टाइप से रीजनल तरीके से ये डिवाइड हुए थे, लेकिन फिर भी ये क्या थे, ये यूनाइटेड थे, ये आपस में यूनाइट होते रहते थे। फिर इनमें क्या था, ये ओन्ड एस्टेट्स, इनके अपने एस्टेट्स थे, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा था 9 क्लास में, इसीलिए कहते हैं 9 क्लास में जो पढ़ो वो 10 में काम आता है, तो मन से पढ़ना चाहिए होते। तो ओन्ड स्टेट्स में क्या है, वहां पर क्या था, 3 टाइप के स्टेट्स थे, पहला क्लर्जी था, दूसरा नोबेल्टी एंड थर्ड पीजेंट्स। तो क्लर्जी और जो नोबेल्टी थे वो एरिस्टोक्रेसी में आते थे, ये कम थे, ये टोटल पॉपुलेशन था, जो यूरोप की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसकी बस 10% थी, लेकिन फिर भी ये पावरफुल होते थे। ये क्यों पावरफुल होते थे, क्योंकि इनके अपने ओन्ड स्टेट्स थे, इन्होंने अपने फायदे के लिए रूल्स बनाए थे कि हम टैक्सेस नहीं देंगे, हम हमारे ऊपर बर्थ प्रिविलेजेस भी लगेगा। फिर ये क्या था, अच्छा, ये जब इनके ये ओन्ड स्टेट्स थे तो ये क्या करते थे, ये स्पीक फ्रेंच बोलते थे। ये चाहे कुछ भी हो, कोई भी वो हो, चाहे वो लंबार्डी वेनेसिया से आ रहे हो, चाहे वो इटालियन ही भाषा वहां बोल रहे हो, चाहे मैद्यारी ही लैंग्वेज से वो हो, चाहे जर्मन लैंग्वेज से हो, लेकिन ये क्या करते थे, जब भी ये डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी में आते थे, डिप्लोमेसी मतलब किसी भी राजा एक दूसरे राजा से बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता था, ये फ्रेंच लैंग्वेज का ही यूज करते थे। फिर क्या है नेक्स्ट, फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस। तो ये क्या करते थे, आपस में ये जो फैमिलीज इनकी रहती थी, ये छोटे रहते थे। अब जाहिर सी बात है, राजा के घर में अगर कोई शादी तो दूसरे राजा के यहाँ करेगा, वो किसी अन्य जो अदर स्टेट्स था उसके यहाँ तो करेगा नहीं। तो इस वजह से क्या होता था, इनकी जो फैमिलीज थी ये आपस में कनेक्टेड रहती थी, और ये किस टाइप से कनेक्टेड रहती थी, मैरिजेस के थ्रू, शादियों के थ्रू। अच्छा, आप लोग 9th में रिकॉल करो कि जब वहां पर जो लुइस 16 था उसकी शादी हुई थी, वो फ्रांस का राजा था, उसकी जो मैरिज हुई थी वो कहां से हुई थी, ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोनेट, वहां से उसकी शादी हुई थी। तो क्या हुआ, ये लोग आपस में कनेक्टेड हुए, किससे जरिए हुए, मैरिज से जरिए, क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों में बहुत अंतर है, उनके रीजनल कल्चर्स भी अलग हैं, सब कुछ अलग है। और उसी टाइम पे आपने ये भी देखा था कि जब फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उसने क्या किया, प्रसा और ऑस्ट्रिया से अपनी हेल्प मांगी थी, क्योंकि ये सब उनके रिश्तेदार थे, उनके फैमिलीज वगैरह थी। वही चीज रशियन रिवॉल्यूशन में भी हमने देखा था कि जो जार निकोलस सेकंड था, उसके टाइम भी जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उसने अपने ब्रिटेन के जो भाई थे वहां पर जो उसके राजा रूल कर रहे थे, वहां से उसने हेल्प मांगी थी। मतलब एक तरीके से देखा जाए, ये आपस में कनेक्टेड रहते थे मैरिजेस के जरिए, रिलेशनशिप के जरिए। फिर ये क्या था, लास्ट पॉइंट इसमें देते हैं, हाउ एवर न्यूमेरिकली अ वेरी स्मॉल ग्रुप बट वेरी पावरफुल। मतलब इसमें हम क्या इसका कंक्लूजन निकालते हैं, ये वेरी स्मॉल ग्रुप है। अब जाहिर सी बात है, राजा एक रहेगा तो शासन इन्हें जनता के ऊपर करना है ना। अब हर जनता अगर राजा होती तो शासन किसके ऊपर करेगी। और क्या होता था, ये न्यूमेरिकली बहुत ही स्मॉल ग्रुप से होते थे, बहुत ही छोटे होते थे, लेकिन ये वेरी पावरफुल क्यों, क्योंकि इनके पास पैसा होता था, इनके पास अपनी आर्मी होती थी, इस वजह से ये वेरी पावरफुल होते थे। ये क्या करते थे, अपने अंडर में बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, वो अपनी जमीनें रखते थे, लैंड्स रखते थे, और उन पे क्या करवाते थे, सर्फ से काम करवाते थे। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सर्फडम,
जो बंधुआ मजदूरी टाइप करते थे, तो क्या करते थे ये लोग आपस में, पीजेंट्स जो थे, जो थर्ड एस्टेट था पीजेंट्स वाला, उनसे ये लोग अपनी जमीनों पे, अपने लैंड पर काम करवाते थे। तो ये हमने देखा एरिस्टोक्रेसी था। अब यही सब जो एरिस्टोक्रेसी थी, ये क्या हुआ, ये एक तरीके से देखा जाए पीजेंट्स पे उनका जो राइट्स थे उनको छीन रही थी, उन पे अत्याचार कर रही थी। तो वहां पे क्या हुआ, एक नई क्लास का ग्रोन हुआ, नई क्लास वहां पर राइज हुई। कौन सी? वो ना द न्यू मिडिल क्लास। जो ना द न्यू मिडिल क्लास जो ग्रो हुई, ये किस तरीके से ग्रो हुई? फिर हम देखते हैं कि यूरोप में क्या हुआ था, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हुई थी। वहां पर पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उससे क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री जो यूरोप में, पूरे यूरोप में इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई। वहां पर क्या हुआ, फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई। जब फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई तो क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्लासेस। कमर्शियल क्लासेस थी जो हुई, उनकी ग्रोथ होने लगी कि हाँ, अब जो नॉर्मल आदमी भी थे उन फैक्ट्रीज में जाते काम करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, उन्हें पैसा मिलता था और उनकी जो लाइफ साइकिल होती थी, लाइफ स्टाइल होती थी, वो बेहतर होती थी। वो अब पहले से ज्यादा और रिच होने लगे, वो डेवलप होने लगे। जब डेवलप होने लगे तो उनकी जो सोच थी, उनका जो आइडिया था, वो भी अब स्ट्रांग होने लगा। इस वजह से क्या हुआ, ये जो बिकम जो मिडिल क्लास थी, जो मिडिल क्लास, वो क्या बनने लगा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनने लगा, बिजनेसमैन बनने लगा, वो प्रोफेशनल्स होने लगे। और जब ये इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन बनने लगे तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनमें राइज आने लगा। राइज आने लगा तो इनके आइडिया अपने आप स्ट्रांग होते थे। किसके खिलाफ स्ट्रांग होते थे? एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ स्ट्रांग होते हुए थे। तो इसमें जो लास्ट पॉइंट बनता है, दिस एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। अच्छा, एजुकेटेड एंड लिबरल, ये जो दो वर्ड हैं, इन वर्ड पे अभी हम ध्यान देंगे। पहला एजुकेटेड। एजुकेटेड क्यों? क्योंकि जो पीजेंट्स थे वो फैक्ट्रीज में काम करे, उनके पास पैसा आया, तो जाहिर सी बात है जब उनके पास पैसा आया तो वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी आगे जाते फैक्ट्री में ही काम करे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आने वाले जो उनके बच्चे थे, जो उनके भाई बहन थे, उनको क्या किया, पढ़ाना स्टार्ट किया। जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो वो भी एजुकेटेड होने लगे, उनके जो माइंड्स थे वो भी राइज होने लगे, वो भी खुलने लगे कि हाँ, ये सब एरिस्टोक्रेसी वाले जो हैं ये हमारे ऊपर गलत काम कर रहे हैं, ये हमें परेशान कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ। दूसरा क्या हुआ, लिबरल। अच्छा, जो लिबरल वर्ल्ड था, अभी आप एक तरीके से इसका वन लाइन में आप ये समझिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो लिबरल नेशनलिज्म पे ही होगा। अभी फिलहाल आप इतना समझिए लिबरल के लिए, तो जो खुली सोच वाले होते हैं, हमेशा बिल्कुल ग्रोथ करते हैं, हमेशा राइज रहते हैं हर एक के लिए, और जो कुछ गलत हो रहा है उस पर अपोज करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जो लिबरल्स होते हैं, जो खुली मानसिकता वाले, उदारवाद जिन्हें हम बोलते हैं, वो होते हैं लिबरल्स। तो दिस एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड यूनिटी। उन्होंने क्या किया, डिमांड करी यूनिटी थी। किस बात की यूनिटी? क्योंकि हम लोग जो थे, वहां की जो पॉपुलेशन थी वो अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड थी। तो उन्होंने कहा यूनिटी होनी चाहिए, एंड अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। और इन्होंने विरोध किया कि जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो प्रिविलेजेस है, एरिस्टोक्रेसी तो जो बहुत सारे जो बर्थ के आधार पे, स्टेट्स के आधार पे जो टैक्स नहीं देते हैं, वो पावरफुल हैं, तो इनका क्या होना चाहिए, उनका विरोध होना चाहिए। उन्होंने एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ विरोध किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग होती चली गई। तो समझ में आ गया बच्चों? फिर क्या हुआ, वहां पर नेशनलिज्म इन यूरोप में कैसे में नेशनलिज्म की फीलिंग, जो उनका आइडिया था वो कैसे स्प्रेड हुआ। पहले तो नेपोलियन के जरिए हुआ था। नेपोलियन तो वहां की पॉपुलेशन ने वेलकम किया था, जो उनकी जो आर्मी थी, हरविंदर साफ लिबर्टी आई। जब हरविंदर साफ वो लिबर्टी हुए तो वहां से क्या हुआ, नेशनलिज्म का आइडिया एक्सपैंड हुआ, जिससे क्या हुआ कि यूरोप में कोई मॉडर्न नेशन स्टेट तो था नहीं, वो अलग अलग टाइप से आइडेंटिटी जो उनकी थी वो डिवाइड थी। कोई लैंग्वेज के आधार पे, कोई जाति के आधार पे, कोई कस्टम्स के आधार पे, कोई रिलीजन्स के आधार पे, ये आपस में बटे हुए थे। तो वहां पर दो ग्रुप्स थे, रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। रिच लैंडेड एरिस्टोक्रेसी क्या थी, ये न्यूमेरिकली तो वेरी स्मॉल थे लेकिन वेरी पावरफुल थे। क्यों पावरफुल थे? क्योंकि ये इनके अपने ओन स्टेट्स होते थे, ये फ्रेंच लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते थे, एंड जो इनकी जो फैमिलीज थी वो कनेक्टेड रहती थी मैरिजेस के थ्रू। और जो द न्यू मिडिल क्लास था वो कैसे ग्रो हुआ, वहां पे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होने लगी। जब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होने लगी तो वो कमर्शियल क्लासेज में ग्रोथ हुए, और जब ग्रोथ हुई तो वो क्या हुआ, वो इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन बनने लगे। और जब ये सब बनने लगे तो वो क्या हुए, एजुकेटेड होने लगे, वो पढ़ने लगे। उनकी जो उनका जो मानसिकता थी, जो उनकी जो आइडिया थे, वो क्या होने लगे, वो लिबरल होने लगे, खुली सोचते होने लगे। तो इस हिसाब से क्या हुआ, जो मिडिल क्लास थे उसने यूनिटी डिमांड करी एंड अपोज किया प्रिविलेजेस ऑफ एरिस्टोक्रेसी पे। तो हम लोगों ने यही चीज समझी, जो सेम टू सेम जो नेशनलिज्म की जो आइडिया था वो अब पूरे के पूरे यूरोप में एक्सपेंड होने लगा। तो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेशनलिज्म ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स का जो नेशनलिज्म था, उन्होंने कैसे नेशनलिज्म में अपनी हेल्प करी, इस टाइप तो हम लोग समझेंगे। और एक जो ये पर्सपेक्टिव जो बनता है लिबरल्स वाला, उसको यूरोप में हम जानेंगे कैसे लिबरल्स ने यूरोप में हेल्प करी। थैंक यू वेरी मच।